हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। This is my introduction. I am Neetu Barnawal. I have done BTech in Electronics and Communication. I have qualified some exams like RRBJE, SSC CGL, IBSCIO, SSC Post Selection, and other railway exams. Okay. This is the question which I have given in the previous lecture. जो question था which type of acid is present in tomato, and I am happy to see that so many persons are commenting. Students ने reply किया है कि हाँ टोमेटो में oxalic acid होता है. Okay, and मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी जैसे कि रोशनी, प्रिंस, सुमन. ओके, सो कीप रिप्लाइंग. ओके, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज 3, 4, 1 और 2. सो एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 15 में एग्जिस्ट करता है. ओके, कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है? 15 में. और अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 5. तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. लेकिन इसमें पूछा गया है वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? अगर 4 से ज़्यादा है ना, तो जो भी आया है आपका 5, 6, 7, 8, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 से. ओके, सो 8 - 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3. सो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो आउटर शेल में प्रेजेंट होता है, और अगर वो लेस देन 4 होता है तो वैलेंसी भी वही हो जाता है. लेकिन अगर वो मोर देन 4 होता है तो फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप? एथिलीन ग्लाइकोल, ब्यूटीन, आइसोप्रीन और ग्लिसरीन. ओके, इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे. ओके, चलते हैं यहाँ. देखिए रिएक्शन, देखिए फैट और ऑयल को हमने लिया है. ओके, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है. अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं हम, कोई भी दोनों में से एक ले सकते हैं. और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो ग्लिसरॉल निकल रहा है, और इसमें 3 सॉप मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरॉल है. तो वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लिसरीन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. To change the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to dash the given temperature. Multiply 273 by, divide, ऐड और सब्ट्रैक्ट. अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम जल्दी जल्दी में एग्जाम के प्रेशर में पढ़ेंगे ना, तो हम डेफिनेटली इसका आंसर सी लगाने वाले हैं, ऐड 273. ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे पूछा गया है कैल्विन से हमें सेल्सियस में जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम -273 करेंगे. अगर डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में जाना होता है तब हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैल्विन से सेल्सियस में जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके दोस्तों, moving to the next question. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of silver, aluminium, copper और जिंक. ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में बहुत क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है. कई बार ये ग्रुप डी में, ALP में, RRB JE में आ चुका है, तो इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं आपके ऑपरेशन एंड BD एग्जाम के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर कोटिंग की बात की जाए तो कोटिंग जो है वो किसकी होगी? जिंक की कोटिंग होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टील है और ये गैल्वनाइज्ड है, और गैल्वनाइज करने के लिए यहाँ पे जिंक का यूज़ किया गया है. सो जब भी गैल्वनाइजेशन बताया जाए तो रस्टिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और कौन सी कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. So the horizontal row of the periodic table is called the group, टेबल, कॉलम और पीरियड. तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल देख के बताना होगा आंसर. तो चलो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल एक बार देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. ओके, सी द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 तक ये ग्रुप है. सो वर्टिकली जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप होता है. क्या होता है? ग्रुप होता है. ओके, और अगर ये देखो पीरियड्स लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है? पीरियड्स होता है. ओके, और ये क्या है? एस ब्लॉक है. और SPDF के बारे में तो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ एक बार. ये जो है वो S ब्लॉक है, ये क्या है? P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये क्या है? F ब्लॉक है. तो हमसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल रॉ के बारे में, तो हॉरिजॉन्टल का आंसर क्या हो जाएगा? पीरियड्स हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो द हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द पीरियड. ओके, एंड अगर ग्रुप वर्टिकली पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? ग्रुप आंसर हो जाता. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको क्लासेस समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन. ओके, आप अगर लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और अच्छा अच्छा कंटेंट आप सबके साथ शेयर करना है. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ओके, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. चलो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं.
तो यहाँ पे पूछा गया है लेमन जूस टेस्ट सार बिकॉज इट कंटेन्स मिनरल्स, सॉल्ट, बेसिस और एसिड। सो बेसिकली क्या होता है, सार टेस्ट किस में होता है, एसिड में होता है। सार मतलब खट्टा, खट्टा टेस्ट किस में होता है, अम्ल में होता है। और अगर बिटर टेस्ट की बात करें तो बिटर टेस्ट जो होता है वो किस में होता है, बेस में होता है, यानी क्षार में होता है। ठीक है, कड़वा टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है, किस में होता है, बेस में होता है। ओके, तो इसको हम याद कर सकते हैं ASBB। कैसे निमोनिक्स बनाएंगे, ASBB, एसिड सार होता है और बेस जो होता है वो बिटर होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लेमन जूस का जो होता है वो सार टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। अब आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाएगा कि लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और ये विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ओके, so next question is rusting of iron is an example of neutralization reaction, redox reaction, combination और decomposition। so neutralization reaction का मतलब होता है जब एसिड और बेस जो है वो मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि A प्लस बी मिलके कुछ C प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, और डिकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि C जो है वो टूट के A और B में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पे रस्टिंग की बात हो रही है, तो रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ओके, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, रिचर ने दिया था। किसने दिया था, रिचर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लवॉइजियर ने दिया था। ओके, एंड जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो किसने दिया था, जॉर्ज प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो मेयर ने दिया था। ओके, तो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको बेसिकली ये दोनों तो खासकर केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लवॉइजियर ने दिया था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो प्राउस्ट ने दिया था। अब यहाँ पे मास के बारे में बात हो रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब हम इसके बारे में बेसिकली जानेंगे कि ये है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर मैं ऐसे रिएक्शन बनाऊँ 2H प्लस O, तो ये बनेगा क्या, वाटर बन जाएगा H2O। अब इसकी मास की बात करें तो यहाँ पे 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18। और इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो यहाँ पे भी मास 18 है और यहाँ पे भी मास 18 है, तो मास ना तो क्रिएट किया जा रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है रिएक्शन के तहत। ओके, सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड एज कैंडिमेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्ट की, यानी NaCl की बात कर रहे हैं। ओके, सो NaCl जो है वो स्पाइसेस की तरह यूज़ किया जाता है, घर पे हम मसालों की तरह उसका यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है, ये भी हमें पता है। ओके, अब पूछा जा रहा है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है क्या इसको, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो चलो हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं इसको। ये आप देख रहे हो NaCl है, H2O है, CO2 है और अमोनिया है, ये मिलके क्या बना रहा है, NaHCO3 बना रहा है और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये जो NaHCO3 है ये क्या है, आपका बेकिंग सोडा है। ओके, यानी कि बेकिंग सोडा बनाने में तो NaCl जो है रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट और इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास किया जाता है तो क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस कॉस्टिक सोडा, और यही कॉस्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर में भी सॉल्ट का जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर पे आंसर बेकिंग भी होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The movement of a substance from an area of high concentration to an area of low concentration is known as sublimation, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन। सो सबसे पहले हम एक रिएक्शंस को देखते हैं। स्टेट्स, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर से आया है। सब्लिमेशन का मतलब होता है उधर्वपातन। इसका मतलब है जैसे कि अगर आप कपूर को रखेंगे तो वो अगर हवा में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, सो ये बेसिकली सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो जाता है। जैसे नेफ्थलीन के बॉल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये है सब्लिमेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन में जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो लिक्विड से वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम कंडेंसेशन की बात करें तो जस्ट रिवर्स है, जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं
कंडेंसेशन। जैसे अगर पानी को आपने बॉईल कर दिया हो और इमीडिएटली आप उसको ढक्कन उसके लीड को ढक दें, ढक्कन को ढक दें, तो आप देखेंगे कि उस थोड़ी देर के बाद उसमें ड्रॉपलेट्स जमा होना शुरू हो जाता है। ओके, सो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। सो लास्ट प्रोसेस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए प्लस बी है उसमें सी बन जाता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इंडो में क्या होता है, हीट जो होती है वो अब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। ओके, सो हीट अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ए बी प्लस सी डी है तो वो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी बन जाएगा। ओके, डिस्प्लेस हो जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जो है वो बाहर निकल रहा है और यही हमें चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और एनर्जी रिलीज हो गई, हीट जो है वो रिलीज हो गई। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। जैसे अगर आप किसी पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर बर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, किलो जूल पर केजी में गिवन है और सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। ओके, सो इथेनॉल जब रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, तो फिर क्या बनता है ये हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे है CH3 CH2OH यानी C2H5OH। इथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ओके, सो इसके साथ जब सोडियम को मिलाते हैं, सोडियम को जो है वो जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो कौन सा गैस मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट किसमें होता है, ऑक्सीजन में, रिडक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन में या प्रेसिपिटेशन में। ओके, सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेसिकली O2 जो होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का इनटेक होना। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होना। ओके, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड और बेस को मिलाया और हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। सो प्रेसिपिटेशन इज द आंसर, ऑप्शन डी, जिसमें क्या होता है प्रेसिपिटेशन में, ट्रांसफॉर्मिंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इनटू एन इनसॉल्युबल सॉलिड। और यहाँ पे भी इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। ओके, सो अभी तक आपने नोट्स बनाया या नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया है तो नोट्स बनाइए और कल संडे है तो आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन अभी तक मिला है 45 टू 50 क्वेश्चन जो भी आपको मिले हैं वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, सो सोप्स आर सोडियम, सॉप्स आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सॉप्स जो है वो सोडियम और पोटासियम दोनों का हो सकता है। यहाँ पे रिएक्शन से देखिए, यहाँ पे सोप है और फैट और ऑयल लिया, सोडियम यहाँ पे हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ना, COOH। ओके, तो ये जो है HOOC एंड डबल बॉन्ड HOOCO। सो बेसिकली ये जो है COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बोलते हैं, किस ग्रुप को बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनॉल। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, और आपको एक काम और करना है, इथेनॉल का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। मैंने अभी इस लेक्चर में इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला बताया है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके, सो आपको ये भी बताना है कि आंसर क्या होने वाला है और उसके बाद इन चारों में से कौन सा आंसर होगा और इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। ओके, so it is well said by Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. बहुत अच्छी बात कही गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि जब तक हम कोई काम को कर नहीं लेते हैं ना वो हमेशा हमें इम्पॉसिबल ही लगता है। फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी ट्रबल में होते हैं तो आपको लगता है कि हम इस ट्रबल को कैसे पास करेंगे, लेकिन वक्त गुजरते जाता है और वो ट्रबल भी चला जाता है। उसके बाद हमें लगता है, रियलाइज़ होता है कि वो ट्रबल तो बहुत छोटा था, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आपकी पढ़ाई की भी बात है। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे जॉब लगेगा भी या नहीं लगेगा, लेकिन 3-4 महीने आपको हार्डवर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। और हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क जब आप कर लेंगे तो आपको रियलाइज़
रियलाइज़ होगा कि या आपने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, सो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और आपको कमेंट करना है अगर आपको कोई डाउट हो, और लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को। थैंक यू सो मच।